फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे कोई भी एक सामान्य अभिक्रिया ले लें, ए कोई अभिकारक है, वह किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां ए जो है वो प्रोडक्ट में है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रारंभ के अंदर ए जो है इसके अपने कितने मोल ले रहे हैं? मैं कह रहा हूं प्रारंभ के अंदर ए मोल लिए हैं। तो रिएक्शन जब प्रारंभ हुई है तो T इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। उस पे इसके ए मोल लिए हैं, तो प्रोडक्ट के कितने होंगे? 0 मोल हमारे पास होंगे। तो फिर जो बात आती है, यदि अपने T समय पे बात करें, T समय पर, तो यहां क्या होगा? आपके ये जो ए मोल है, इसमें से मैं कह रहा हूं कि एक्स मोल जो हैं वो क्या हो गए? विघटित हो गए। तो यहां कितने बचेंगे? ए माइनस एक्स मोल बचेंगे। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितने बन जाएंगे? जितने इधर विघटित हुए उतने ही प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब यदि अपने इसको शाब्दिक रूप में लिखना चाहें तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि अभिक्रिया का वेग वह समानुपाती किसके होगा? ए की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, या ए की अभिकारक यहां पे कह लें, चाहे आप कह दें कि उसकी प्रथम अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होगा। तो यहां आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वाली जो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी? 1 नंबर समीकरण कहलाएगी। और यदि अपने समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो अपने क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग जो है किसके बराबर होगा? K1 ए की पावर 1 के बराबर होगा। यहां K1 आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या है आपका? वेग नियतांक कह दो, चाहे आप कह दो वेग स्थिरांक है। फिर जो बात आती है आपकी, अपने जो इसको लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया के वेग को क्या लिख सकते हैं अपने? dx अपॉन dt फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? K1, और t समय पे बात करेंगे तो a माइनस एक्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी। यही जो आपका समीकरण है वो क्या कहलाएगा? किसी भी अभिक्रिया के लिए ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अवकलित समीकरण कहलाएगा। ये आपका क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का
अभिक्रिया का वेग अवकलित समीकरण कहलाता है। वेग अवकलित समीकरण कहलाता है। यहां K1 जो है आपका, वो मैंने पीछे भी बताया कि ये क्या है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। या अपने इसी फॉर्मेट को ये भी लिख सकते हैं, dx r अपॉन a माइनस एक्स। यदि अपने लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K1 dt। यहां से ये मैंने यहाँ इसके नीचे ले आया हूं। तो इसका क्या कर सकते हैं अपने, इस तरीके से अपने समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन का आपका साइन लग जाएगा, और dx अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन अपने करते हैं तो वह क्या प्राप्त होगा आपको, नेगेटिवली इंटीग्रेशन a माइनस एक्स आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, K1t प्लस c। c यहाँ पे आपका क्या है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक कहलाता है। तो यहां आपको नेगेटिव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नेगेटिव केवल आपको क्या दर्शा रहा है कि समय के साथ में अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या हो रही है, आपकी घट रही है। अब यदि अपने t इज इक्वल टू 0 पे बात करें, t इज इक्वल टू 0 होगा, ये कब स्थिति होगी, प्रारंभ के अंदर। प्रारंभ में क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 है तो c की वैल्यू या x की जो वैल्यू वो भी क्या होगी, 0 होगी। इस वैल्यू को अपने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, पीछे 2 तक दिया है हमने, 3 दे दें, तो ये दोनों वैल्यू किस में रखनी है, अपने समीकरण 3 के अंदर। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, इंटीग्रेशन a माइनस 0 लिख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, और K1 t की वैल्यू 0 है प्लस c। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a इज इक्वल टू c, अर्थात c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, नेगेटिव इंटीग्रेशन a। इसको आप यदि समीकरण नंबर 4 दे दें तो मैं कह रहा हूं समीकरण 4 से c की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन यहां से देखें आप समीकरण 3 के अंदर रखेंगे तो यहां लास्ट में आप लिखेंगे नेगेटिव इंटीग्रेशन a। तो ये आ जाएगा आपका a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t माइनस इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा a, इंटीग्रेशन a आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने इन दोनों इंटीग्रेशन को एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये दूसरी साइड मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन a माइनस इंटीग्रेशन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 t भी हम इसको कह सकते हैं, या अपने क्या कह सकते हैं इसको, जब इंटीग्रेशन लगा हो और नेगेटिव हो। यहाँ आपने यदि कोई भी इंटीग्रेशन या लॉग के अंदर वैल्यू होती है, जैसे इंटीग्रेशन a माइनस बी दिया हो, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a बटे b लिख सकते हैं। तो इसको अपने लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा ये वाली वैल्यू, इज इक्वल टू K1 t हमें प्राप्त हो जाएगा। या यहां से अपने K1 की वैल्यू निकालें तो क्या प्राप्त होगी, 1 बाई टी इंटू इंटीग्रेशन a अपॉन
a माइनस एक्स हमें प्राप्त होता है। अब यदि इंटीग्रेशन लिखा हो और उसको लॉग में जब अपने चेंज करते हैं, लॉग 10 बेस के अंदर यदि चेंज करना हो तो उसको 2.303 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ये वाली चीज आपको पता होगी कि इंटीग्रेशन जब आपको दिया हो, इंटीग्रेशन दिया हुआ हो तो आप इंटीग्रेशन को जब लॉग के अंदर चेंज करते हैं तो 2.303 log 10 का इसमें क्या होता है, गुना किया जाता है। तो आपकी वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी वो हमें प्राप्त होगी K1 1/t इंटू, जहां इंटीग्रेशन लिखा है वहां लिखेंगे अपने log, या आप तो पहले लिख लें 2.303 को इंटू 2.303 log a माइनस एक्स। ये जो आपकी समीकरण हमें प्राप्त होती है, ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये वाली आपकी जो फाइनल समीकरण प्राप्त होती है, समीकरण नंबर 5 अपने ले लेंगे इसको। यही आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो ये रहती है। यहाँ K1 आपका क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है, T समय है, T समय है आपका, A जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है, किसकी है, अभिकारक की, और A माइनस एक्स जो है वह क्या है, T समय पर सांद्रता। ये दोनों ही सांद्रताएं किसकी हैं, अभिकारक की। अभिकारक की सांद्रता की बात यहाँ पे की जा रही है। ये दोनों ही सांद्रताएं अभिकारक के लिए। यहां तक आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो बात आती है, इसी के अंदर आलेखी विधि या ग्राफ के द्वारा इसका निरूपण, आलेखी निरूपण अपने इसको कह सकते हैं, आलेखी निरूपण। या ग्राफ के द्वारा अपने इसको दर्शाना चाहें इस समीकरण को, तो किस प्रकार से अपने दर्शा सकते हैं। तो देखिए, पहली जो बात रहती है उसके अंदर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित के लिए समाकलित वेग जो समीकरण हमने प्राप्त किए लास्ट में, उससे अपने इसकी ग्राफ इसका बनाते हैं। तो क्या बनेगा, K1 इज इक्वल टू 2.303/t भी अपने लिख सकते हैं, इंटू log 10 बेस पे अपने क्या करते हैं, a माइनस एक्स लिखते हैं। तो इसका यदि अपने ग्राफ के अंदर निरूपण करेंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त, ये एक हमें स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से प्राप्त होती है। यहाँ अपने लेंगे क्या, log a माइनस एक्स, और यहाँ पे अपने क्या लेते हैं, समय या t लेते हैं। यहाँ यदि अपने ढाल की बात करेंगे तो ढाल जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, A1/2.303 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू मैंने एक तरफ ली है, दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू ली है, तो इन दोनों का रेशियो हमें ढाल के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ये तो रही इसकी पहली बात। दूसरी बात इसकी रहती है कि यदि अपने समाकलित वेग समीकरण से ज्ञात करें, अंत्यखंड को ज्ञात करना हो, तो दूसरी तरफ अपने क्या लिख सकते हैं, K1 इज इक्वल टू 2.303/t
अब आपको इस चीज को समझना है कि यदि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ढाल की वैल्यू दी हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि K1/2.303 की वैल्यू जो है वो आपको दी जा रही है। और यदि वो ग्राफ देके दोनों तरफ वैल्यू दे दे और ढाल पूछ ले तो आपको क्या प्राप्त होगा वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये विधि इसलिए काम में आती है आपकी। तो log a/a-x है। यदि यहाँ पे अपने log a और आपका समय के बीच में यदि अपने ग्राफ लेंगे तो इतनी वैल्यू जो है वो अंत्यखंड के रूप में हमें प्राप्त होगी। ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? log a-x के बराबर ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। इसको अपने क्या कहेंगे? अंत्य खंड कहा जाता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो देखिए अर्धायुकाल हमने पिछली बार भी निकाला था, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने अर्धायुकाल निकाला था। उसका अर्थ ये था कि कोई भी अभिकारक जो है उसकी मात्रा जब आधी रहे या 50% रहती है तो उसमें लगा हुआ जो समय है वही उसका क्या कहलाता है? अर्धायुकाल कहलाता है। तो यहाँ यदि ऊपर वाली जो समीकरण है उसके अंदर यदि t की वैल्यू अपने लिख दें t हाफ, t की वैल्यू को क्या लिख दें? t हाफ लिख दें। व x की वैल्यू जो है उसको क्या लिख दें? a/2, अर्थात उसका कितना विघटन हो जाए? 50% उसका विघटन हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो तो t व x का मान समाकलित वेग समीकरण में रखने पर, तो देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू थी K1, समीकरण थी K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी था। तो टी की जगह पे अपने टी हाफ रखना है और फिर हमारे पास वैल्यू थी log a/a-x। x की जगह पे क्या रखना है? a/2 रखना है। तो a/2 आ जाएगा। तो इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। टी हाफ की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और K1 को नीचे ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू log a, और a माइनस a/हाफ है तो क्या हो जाएगा? a/2 बचा है हमारे पास, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगी ये वाली वैल्यू? t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू log 2a/a। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? 2.303 अपॉन K1 इंटू log 2, और ये 10 बेस पे अपने बात कर रहे हैं तो आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। log टेबल में यदि आप देखोगे तो log 2 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है आपकी? 0.3010 रहती है। ये 10 बेस पे अपनी बात कर रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या बन जाएगा? टी हाफ
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू यहाँ जो वैल्यू है log2 की वैल्यू है, log2 की वैल्यू अपनी अभी मैंने आपको बताई है कितनी होती है 0.3010। तो t हाफ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा क्या 0.693 अपॉन K1। ये जो समीकरण हमें प्राप्त होती है यही वह समीकरण है किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अर्ध आयुकाल कह दें या अभिकारक के 50% यदि डिजॉल्व होने के लिए जितना समय लगेगा वह इसका क्या है, अर्धायुकाल होता है। यहाँ इस समीकरण को देखने ही मात्र से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ किसी भी पद के अंदर ए नहीं दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अपने नोट लगा के जो बात लिख सकते हैं वह क्या हो गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ या अपने कहें कि अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट में है आपके इनके उदाहरण, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण मैंने पहले भी आपको ये वाली बात बताई थी कि जितने भी ये अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं वो आपको याद करने पड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी प्रकार की ये अभिक्रियाएं हैं उनको अपने देखने मात्र से पता नहीं लगा सकते, केवल इनको प्रायोगिक तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण देखें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत से एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसको पूछा जाता है। सबसे पहले अपनी बात करेंगे रेडियो एक्टिव जितने भी अभिक्रियाएं हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कह दें या डिके ऑफ रेडियो एक्टिव्स, वे सभी किसके उदाहरण हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी रेडियो एक्टिव क्षय होंगे वह सभी किसके उदाहरण हैं, आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण हैं। कंपटीशन क्लासेस के अंदर या जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है, अमोनियम नाइट्राइट जो है का वियोजन जो है, का वियोजन भी क्या कहलाता है, आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसके अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको अपने ऊष्मीय विघटन भी कह सकते हैं। तो इसको करेंगे तो N2 और H2O हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपका एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण जो है वह भी आपका कैसा अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ये भी आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4
का अपने हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमें एल्कीन प्राप्त होगी C2H6, या आप इसको लिख सकते हैं CH3CH3 आप इसको लिख सकते हैं। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो अभी तक हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट अपने कर चुके हैं, और नेक्स्ट अपने अभिक्रिया के वेग के बारे में या उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।